जय हिंद। नमस्कार साथियों। तो हम लेकर आए हैं एएस स्टडी पॉइंट लेकर आया है आप सभी के लिए। एएस स्टडी पॉइंट लेकर आया है आप सभी के लिए जीके जीएस का पीवाईक्यू सीरीज आरआरबी एनटीपीसी का, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे 21/1/2022 शिफ्ट 1 स्टेज 1 का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग 69 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब इसको हम लोग आज कवर कर देंगे। अब तो क्वेश्चन नंबर 71 था, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कभी नहीं रहा था। तो हमारा इसमें ऑप्शन था डॉक्टर मनमोहन सिंह, डी सुब्बा राव, के कस्तूरी रंगन, बिमल जलान। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं। डी सुब्बा राव भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं और बिमल जलान भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं है। तो अभी संजय मल्होत्रा वर्तमान आरबीआई गवर्नर है। इसको याद रखेंगे कि वर्तमान आरबीआई गवर्नर कौन है। वर्तमान आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 जो है कि हमारे पॉलिटी से है, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। तो आर्टिकल 343 के तहत, आर्टिकल 343 के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। इसके बाद हमारा प्रश्न है कि तृतीय मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया था। तृतीय मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया था। तो तृतीय मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1790 से 92 के बीच। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रथम अंगल मैसूर युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? 1767 से 1769 के बीच। और द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया था। और इस समय जो गवर्नर थे वो था वॉरेन हेस्टिंग। क्या था? वॉरेन हेस्टिंग था। और तृतीय अंगल मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1790 से 92 के बीच। तो इसमें भी वही पूछा गया है कि तृतीय मैसूर युद्ध किस अवधि के दौरान लड़ा गया था? 1790 से 92 के बीच। पहला कब? 1767 से 69, और दूसरा 1780 से 84, और तीसरा 1790 से 92, और चौथा कब लड़ा गया था? 1799 लड़ा गया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है कि वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्तप्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर लिए हैं। इसको क्या कहते हैं? रेड डाटा बुक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेड डाटा बुक। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है कि जमीन में पानी के निस्यंदन की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। मतलब पानी जो रिश्ता है जमीन के अंदर, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है अंतः संयंदन। मतलब पानी अंदर जाता है रिस के, तो उसको क्या बोलेंगे? अंतः संयंदन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अंतः संयंदन बोलेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में से आधिकारिक भाषा है। जिसमें से ऑप्शन दिया गया है उर्दू ऑप्शन ए, जापानी ऑप्शन बी, चीनी ऑप्शन सी, हिंदी ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। पूछा गया निम्न में से कौन सी भाषा
संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में से एक आधिकारिक भाषा है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है चीनी। चीनी जो भाषा है वो संयुक्त राष्ट्र की 6 भाषाओं में से एक आधिकारिक भाषा है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88। पूछा गया राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है। तो आने वाला जो 2 अप्रैल है, इसी 2 अप्रैल को हम लोग क्या मनाएंगे, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाएंगे, तो आने वाले 2 अप्रैल को, आने वाले 2 अप्रैल को हम लोग क्या मनाएंगे, आने वाले 2 अप्रैल को हम लोग मनाएंगे राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद आया है क्वेश्चन नंबर कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था। और यह जो था कब आया था, 1951 में आया था। कब आया था, 1951। तो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 थी, जिसका लक्ष्य क्या था, कृषि की स्थिति में सुधार करना था। और इसी में इस समय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे वो कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली पंचवर्षीय योजना में हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और इसका मोटो क्या था, इसका मोटो था कृषि की स्थिति में सुधार करना। और इसी पंचवर्षीय योजना में हमारा हीराकुंड बांध बना था। हीराकुंड बांध किस पंचवर्षीय योजना में बना था, पहली पंचवर्षीय योजना के तहत हीराकुंड बांध बनाया गया है। पहली पंचवर्षीय योजना के तहत हीराकुंड बांध बनाया गया है। कई नंबर क्वेश्चन तक किए थे हम लोग, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना तक किए हैं भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर कितना तक किए हैं, हाँ पंचवर्षीय योजना बात कर रहे थे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951, और इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि हीराकुंड बांध का जो बनाया गया हीराकुंड बांध, इसी पंचवर्षीय मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही हीराकुंड बांध बनाया गया है। तो इस मुख्य रूप से बांध और सिंचाई में निवेश सहित कृषि प्रधान क्षेत्र में सुधार करना इसका लक्ष्य था, पहली पंचवर्षीय योजना का। और पहली पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी, हेराल्ड डोमल मॉडल पर। लिखते हैं यहाँ पर, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। पहली पंचवर्षीय योजना लिखिए लेते हैं यार। पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 1951 से 56। इस समय प्रधानमंत्री कौन था, प्रधानमंत्री थे हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसका लक्ष्य क्या था, कृषि में सुधार। कृषि में सुधार इसका लक्ष्य था। और किस पे आधारित थी, इसको लिखते हैं ऊपर। किस मॉडल पर आधारित था ये, हेराल्ड डोमल मॉडल। हेराल्ड डोमर मॉडल पर
आधारित। और इसी पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण किया गया। क्या क्या निर्माण किया गया? भाखड़ा नंगल बांध। भाखड़ा नंगल बांध किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है? पहली पंचवर्षीय योजना का। और क्या कराया गया है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध का निर्माण भी पहली पंचवर्षीय योजना में किया गया है। हीराकुंड बांध का भी निर्माण पहली पंचवर्षीय योजना में किया गया है। तो ये सब स्टार्ट किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में। इसको ख़त्म कब किया गया था? 1963 में बनकर तैयार हो गया था ये। हमारा अगला प्रश्न है किससे? जीएस से है। अगला प्रश्न किससे? सॉरी, जीएस से नहीं है। अगला प्रश्न है हिस्ट्री से। इसमें पूछा गया है कि कर्नाटक का मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? जिसका ऑप्शन ए है चालुक्य, और ऑप्शन बी है वाडियार, ऑप्शन सी है पल्लव, और ऑप्शन डी है चोल। तो एक बार फिर से ऑप्शन देखते हैं। इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है? कर्नाटक का मैसूर पैलेस, कर्नाटक का जो मैसूर पैलेस है वो निम्नलिखित में से किस राजवंश का आधिकारिक निवास स्थान था, मतलब वहाँ रहता था। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वाडियार है। क्या है? वाडियार है। और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97। इसमें पूछा गया है विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। किसी भी धातु पर परत चढ़ाने की, मतलब करंट के द्वारा परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी, मतलब विद्युत के माध्यम से, किसके हेल्प से, किसकी सहायता से? विद्युत मतलब बिजली के माध्यम से किसी भी धातु पर वांछित धातु की परत चढ़ाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया कहते हैं। इसी को विद्युत लेपन भी कहा जाता है। और विद्युत लेपन करते क्या है? किसी भी धातु को जंग से बचाने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिंग किया जाता है। क्या? और थोड़ा सा सुंदर भी दिखता है इससे। तो लोहे की वस्तु को ये संरक्षण के लिए उस पर तांबे का परत चढ़ाया जाता है। पूछेगा कि लोहे की वस्तु को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर क्या चढ़ाया जाता है? लोहे का परत चढ़ाया जाता है। और ये किसके माध्यम से करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिंग के माध्यम से करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब ऐसा मेमोरी, मतलब जो कि लाइट जाने के बाद भी काम करते रहेगा, उससे डाटा डिलीट नहीं होगा। तो वो है हमारा रोम। क्या है? रोम। ROM। इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? रीड ओनली मेमोरी। ये कैसा मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल है। कैसा मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब अस्थाई है। क्या है? अस्थाई मेमोरी है। और आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है
कि किसने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के बेहतरीन तथा अन्य सामाजिक उपयोग के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाएगी। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि हमें समझ में आए। कहा गया किसने भविष्यवाणी की है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली क्षेत्र में ही नहीं है बल्कि जीवन की बेहतरीन तथा अन्य सामाजिक उपयोग के लिए भी आवश्यक है। तो इसमें किसके बारे में चर्चा किया है? बिजली के बारे में। और ये कौन कहा, ये स्टेटमेंट के दिया है? तो वो है होमी जे भाभा। होमी जे भाभा ने क्या स्टेटमेंट दिया है? कहा है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल, मतलब वहाँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है एटॉमिक, मतलब वहाँ पर परमाणु पर ही शोध किया जाता है, नाभिकीय पर शोध किया जाता है। तो वहाँ पर इसीलिए होमी जे भाभा ने क्या कहा है कि नाभिकीय प्रौद्योगिकी जो है केवल बिजली के क्षेत्र में ही नहीं, मतलब इसका खाली बिजली के क्षेत्र में नहीं बल्कि जीवन को बेहतरीन तथा सामाजिक उपयोग के लिए भी बहुत आवश्यक है। नाभिकीय प्रौद्योगिकी केवल बिजली के लिए ही नहीं सामाजिक उपयोग के लिए भी बहुत आवश्यक है। ये स्टेटमेंट के दिया है? वो दिया है होमी जे भाभा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है अब इस आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू 21/1/2021 शिफ्ट 1 का स्टेज 1 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि निम्नलिखित देशों में से किसने कोपा अमेरिका सॉकर टूर्नामेंट 2019 जीता था। मतलब कि ये सवाल करेंट अफेयर्स का है जो कि उस समय 2021 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है 2019 में जो अमेरिकी सॉकर टूर्नामेंट हुआ था, कब हुआ था? कोपा अमेरिका सॉकर टूर्नामेंट। इसका पूरा नाम क्या है? कोपा अमेरिका सॉकर टूर्नामेंट 2019 का विजेता क्या था? ब्राज़ील था। ये था ब्राज़ील था। तो अब यहाँ पर हमारा आज का जो ये पहला लेक्चर था जिसको हम 3 पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में कंप्लीट किए। आप लोग इसे बहुत सारा प्यार दें और लाइक करें, अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर यस स्टडी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय।